नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नेट के यूनिट 10 में शामिल मन्नू भंडारी की आत्मकथा कहानी एक कहानी यह भी। इसके पहले हम मन्नू भंडारी जी के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में इन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य के अवकाश के प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर लेखन कार्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता हिंदी तथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख कक्षाएँ एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंक कहानी संग्रह है जो कि आपका बंटी, महाभोज उपन्यास। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिक के लिए पटकथाएँ भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथा का प्रकाशन किया। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथा में उन्होंने उन व्यक्तियों घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ साथ धारण लड़की के साधारण बनने के प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट किया है। सन 46 से 47 की आज़ादी के आंधी में मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा युवती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। आइए चलते हैं उनके एक कहानी यह भी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। केवल कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं दे रहे थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उनके दिनों की उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। और यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन्हीं गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहाँ उन्होंने अपने अकेले बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद कीर्ति आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फार उनका हम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विशेषताओं का भागीदार बनाएं।
नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के कारण हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ कांपती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आँख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आते ही रहते। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व कौन सी खूबी और कमियाँ मेरे व्यक्तित्व के दाने बाने में गुथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर उन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा नहीं, क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा के पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को आती हूँ। शायद अचेतन की इसी परत के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपने किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भरना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक भी दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझमें है। कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतीक्षाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका असल अतीत किस कदर उनके भीतर जमजमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में भाग कर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह इससे मुक्त तो नहीं कर सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और महासान शक्ति थी शायद इनमें। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश को और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़ी सहज भाव से स्वीकार कर लेती थी। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण नहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के से आंगन में बचपन के सारे खेल सितौलिए, लंगड़ी टांग, पकड़ाई, काली टीलों, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह की भी चाय, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूँ खेलने को हमने भाइयों बहनों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का भी काम किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले को किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ वह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी की खुद जीने के इस आधुनिक दबाव में महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारी इस परंपरागत
उस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहाँ मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते के बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रकार के प्रयास के बड़ी सहज भाव से वे उतरते चलते गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियाँ पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। उस समय हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह था मैं रसोई से दूर ही रहूँ। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थीं। बहस करना पिताजी का प्रिय सेगल था। चाय पानी का या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी बैठने को कहते। वे चाहते थे मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश के चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में वो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियाँ, उनके आपसी विरोध या मतभेद की तो मुझे दूर तक कोई समझ नहीं थी। और क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण कुर्बानियों से जरूर मन अक्रांत था। 10वीं कक्षा का कालम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बातें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककहरा सीखा, 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इस साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र रज्ञ, यशपाल भगवती चरमोनी तक फैल गई। फिर तो फैलती चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा। अजय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर था, पर उस समय वो मेरी समझ के सीमित दायरे से संभाल ही पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी बहसें करते हुए उस उम्र से जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा भी नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी को शुरू किया, उन्होंने वहाँ खींचकर उसे भी स्थितियों के सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ थी, उन्हें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था। मतलब प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था। पूरे दमखम और जोश
फरोज़ के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और घर में पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठो बैठो जानो समझो हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद तो बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए जब रंगों में लहू की जगह लावा बनता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है। यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक चलता ही रहा। यश कामना, बल्कि कहो कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे समाज उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके खूब से बच गई थी। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आँख में बोला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने यह दिन नहीं दिखाया। गुस्से में भरनाते हुए वे गए थे। लौटकर क्या घर बर्पा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को यह कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तो तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी है, चल तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते सारे कॉलेज की लड़कियों को इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के सरे पर चढ़ रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट पर भेजते हैं और अगर तुम लोग इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के हमारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहाँ तो जाते समय पिताजी मुँह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए, यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी सुनाते रहे और मैं मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर। यह हकीकत थी। एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों की स्कूलों दुकानों के हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी, आपको क्या हुआ? ठीक है, अपनी लड़कियों को आज़ादी थी, पर देखते आप जाने कैसे इसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भवकते रहे। बस अब यही रह गया है, लोग आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो ऐसा मन्नू, घर से बाहर निकलना। इस सबसे बेखर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर इकबाल जी बैठे थे, डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं तो चौपड़ पर हमारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से बाहर भी निकला करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे
और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे करुण बदलता जा रहा था। पिताजी अपने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझ में आता है कि यह कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा, या तो डॉक्टर साहब का स्नेह था और उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर के चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच के झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही उसके मुंह में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्वेदों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता थी। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। सन 47 शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर में क्लासेस बंद करके हमें 2-3 छात्रों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947।